Hello students. So as you know that we have been working on resume writing. तो अभी इससे पहले जो एक वीडियो 45 मिनट्स का आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो बनता है, उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से रिज्यूम राइटिंग में रिज्यूम राइटिंग होती क्या है, कितने तरीके के फॉर्मेट होते हैं। बेसिकली 3 फॉर्मेट्स थे और तीनों फॉर्मेट्स के बारे में आपको मैंने बताया था। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम एंड कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है, सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, उसके सारे फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे चीजें उसमें मेंशन होती हैं, और फिर उसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शनल रिज्यूम के बारे में। तो पहले तो फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है हालांकि आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ए फंक्शनल रिज्यूम is a type of resume format that highlights skill and abilities as opposed to the chronological order of experience। ज्यादातर जो फ्रेशर्स जो होते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने स्टडीज को कंप्लीट किया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद में अब वो पहली बार किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी उनको एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो उस कंडीशन में पहली बार जॉब को लेने के लिए जो स्किल्स और एबिलिटीज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको इसमें दर्शाया जाता है। दिस इज ए गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव गैप्स इन देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो उन लोगों के लिए भी वैसे एक अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर कोई गैप है। हालांकि उनके लिए कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लिखा है, अलग से बनाया गया है, लेकिन चाहे तो वो भी फंक्शनल रिज्यूम लिख सकते हैं। हाउ टू राइट ए फंक्शनल रिज्यूम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में बात कर लेते हैं। इफ द फंक्शनल फॉर्मेट इज गुड फॉर यू, यू देन हैव एडिशनल ऑप्शन ऑन हाउ टू गो अबाउट डिजाइनिंग योर रिज्यूम। तो कुछ गाइडलाइंस हैं इस रिज्यूम को लिखने की, फंक्शनल रिज्यूम को लिखने की। स्टार्ट विथ ए समरी, अभी क्रोनोलॉजिकल उसमें देखा था, यहां पर भी एग्जांपल देखेंगे। ओपनिंग योर रिज्यूम विथ ए कॉन्साइज समरी इज ऑप्शनल बट इट कैन बी ए नाइस एडिशन टू ए फंक्शनल रिज्यूम बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयर मोर कॉन्टेक्स्ट अबाउट यू। लिखना चाहिए समरी, एक जो है अभी समरी जो हमने उसमें लिखी थी, यहां पर भी आपको फंक्शनल रिज्यूम में भी लिखनी चाहिए। एक अच्छा एडिशन होता है ये। In this brief summary, include your primary experience, relevant skills, and overarching career goals। अब चूंकि ज्यादा आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस वर्क के लिए, जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका अगर थोड़ा बहुत प्राइमरी एक्सपीरियंस अगर है तो वो लिखो। उससे रिलेटेड जो स्किल्स आपके अंदर हैं उसको आप मेंशन करिए, और आपके क्या क्या गोल्स हैं उसको यहां पे मेंशन करिए। देन इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर द समरी। एड ए कॉन्टैक्ट सेक्शन दैट इंक्लूड्स योर फुल नेम, ईमेल एंड फोन नंबर एंड सिटी एंड स्टेट ऑफ रेजिडेंस। नोट, you don't need to include your street address if you would like to keep that information private। तो एक नॉर्मल तरीके से उसके बाद में अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, उसमें आपका पूरा नाम, योर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब देख चुके हैं आप, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद में बारी आती है ग्रुप योर स्किल्स। अब अपनी स्किल्स को ग्रुप करिए। नेक्स्ट, यू विल बिगिन टू लिस्ट योर प्राइमरी स्किल्स एंड एबिलिटीज। उसके बाद में आप अपनी प्राइमरी स्किल्स और एबिलिटीज को लिस्ट करना शुरू कर देंगे। टिपिकली दिस इज डन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ बकेट्स और थीम्स। If helpful, you can use the job description to draw keywords to help inform your skills groupings। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस भी आपको यहां पे अप्लाई करने हैं जिनके द्वारा आप अपनी जो स्किल्स जो हैं उसको आप प्रॉपरली दिखा सके। एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। इंक्लूड 4 or 5 एग्जाम्पल्स विद इन दीज ग्रुपिंग्स ऑफ योर मोस्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स विद इन दीज ग्रुपिंग्स। तो ये जो आपकी स्किल्स की जो पूरी ग्रुपिंग होगी ना, उसमें आपका अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कोई एक्सपीरियंस, अगर आप थोड़ा बहुत जो भी आपके पास में है, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, वो लिखिए।
या अगर आपने कोई अचीवमेंट अगर आपका है, जैसे इंटर्नशिप या पढ़ते वक्त आपने कुछ ऐसी वर्कशॉप अटेंड की, या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें आपने पार्टिसिपेट करके अपनी उस स्किल को प्रूव किया, वो दिखाइए। एनी टाइम यू कैन अप्लाई metrics to these employees, to these examples. It will give employers more confidence in the value you will bring to the role. उसके बाद में list the professional experience you do have, though there may be gaps in your work experience, including the work you have done can be helpful for employers, especially when relevant to the position. मैंने आपको बताया था कि जो ये फंक्शनल रिज्यूम जो होता है, ये एक तरीके से उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनके वर्किंग एक्सपीरियंस के बीच में गैप है। हालांकि उनके लिए कॉम्बिनेशनल रिज्यूम बना है, लेकिन वो चाहे तो फंक्शनल रिज्यूम की कैटेगरी में भी लिख सकते हैं। तो अब एक्सपीरियंस तो है आपके पास में, लेकिन उसमें गैप है। लेकिन अगर उनमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि अभी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर वो है, तो उसको उसमें आप मेंशन करो। लिस्ट द वर्क प्लेस एंड की कॉन्ट्रीब्यूशंस, लीविंग डेट्स ऑफ और इंक्लूडिंग ओनली द ईयर इफ प्रेफरेबल। तो कहां कहां पे आपने काम किया है, आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस उसमें दिए हैं, और उसमें सिर्फ ईयर जो है ये आपको बताना है। डेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है साहब, इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक, नो, सिर्फ ईयर वो सफिशिएंट होता है। लिस्ट योर एजुकेशन, फिर उसके बाद में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एट द बॉटम लिस्ट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, include the name of the institution, area of study, any relevant achievements and diploma received, if applicable। जो आपने अपनी एजुकेशन दी हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर दीजिए, एरिया ऑफ स्टडी मेंशन कर दीजिए। कोई अगर आपने पढ़ाई के साथ में कोई दूसरा भी कोई कोर्स किया है या डिप्लोमा अगर लिया है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। अगर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर वो कुछ काम का है तो, ठीक है। Some people have education of their functional resume if it's not relevant to the job or if it would bring up additional questions for employers. So consider whether including your education would help position you as a strong candidate. जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, बस आपको सिर्फ वही मेंशन करनी है। जरूरत से ज्यादा अगर आपने मान लीजिए कि अपनी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपके जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है, तो क्या होगा कि इंटरव्यू के दौरान आपसे और भी ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है शायद पूछे जा सके। कई लोग ज्यादा इंप्रेशन जमाने के लिए कई बार अननेसेसरीली भी कुछ अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में लिख देते हैं। अब उसके नॉलेज नहीं है और उसके बारे में यदि पूछ लिया और फिर वो आंसर नहीं दे पाए तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो सिर्फ सबसे जरूरी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोशिश करें कि सबसे ज्यादा आप उन्हीं को उसमें मेंशन करें। उसके बाद में अब बारी आती है, आफ्टर यू हैव रिटन योर फंक्शनल रिज्यूम, टेक द टाइम टू एडिट एंड प्रूफ रीड टू एंश्योर इट एड्रेसेस द स्किल्स एंड एबिलिटीज लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। एक बार जब लिख लिया दोबारा से उसकी प्रूफ रीडिंग कर ले, इसलिए कि जो स्किल्स और एबिलिटीज आपने उसमें दर्शाई हैं क्या वो उस जॉब के लिए सूटेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। राइटिंग ए कवर लेटर कैन बी ए हेल्पफुल सप्लीमेंट टू ए फंक्शनल रिज्यूम। अगर आप एक कवर लेटर भी अगर उसमें आप जोड़ देते हैं तो ये एक हेल्पफुल आपके लिए मददगार रहेगा आपके फंक्शनल रिज्यूम को और बेटर समझाने के लिए। Giving employers a chance to understand your qualifications and the skills that make you a strong choice for the position. पोस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनने के लिए अपने फंक्शनल रिज्यूम के साथ में कवर लेटर भी अगर आप अटैच करते हैं तो ये बेहतर तरीके से रिक्रूटर्स को इस बात में समझाएगा कि वो क्यों आपको इस पोस्ट के लिए दूसरों के मुकाबले आप में ज्यादा इंटरेस्ट ले और आपको हायर करें। तो अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो फंक्शनल रिज्यूम टेक्स्ट वर्जन है इसका। इस बार मैंने यहां पर एक इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से एक जॉन ए डो कोई हैं उनका मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए लिखने वाले का नाम, एड्रेस 999 मेन स्ट्रीट एन एरबोर, ये इनका पिन कोड नंबर हो गया।
उसके बाद में ये टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, और एक सिंपल सा ईमेल एड्रेस। ये मैंने email.com, इट्स नॉट, आप इससे कंफ्यूज मत होना, यहां पर आप कोई भी रेलेवेंट gmail.com, yahoo.in, हॉटमेल जो भी है वो आप यहां दे सकते हैं। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव की मैंने बात की थी। कैरियर ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या दिया है इसने, एक्सपीरियंस्ड एंड वर्सेटाइल प्रोफेशनल with strong urban planning as well as people management and research skills seeks a position in urban planning and environmental impact analysis with a major city or Fortune 500 companies। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है एंड वर्सेटाइल प्रोफेशनल विथ स्ट्रॉन्ग अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग यानी कि जो शहरीकरण से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग से कई वर्सेटैलिटीज इनमें हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट हो चुके हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और रिसर्च स्किल जो है, जो अर्बन प्लानिंग और भी बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट का एनालिसिस करके कैसे एक अच्छी अर्बन प्लानिंग की जा सकती है, इसके ऊपर रिसर्च स्किल्स भी बहुत हैं। क्योंकि देखिए फंक्शनल रिज्यूम में स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विथ ए मेजर सिटी और फॉर्चून 500 कंपनी, मेजर सिटी और एक फॉर्चून 500 कोई कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने ये काम किया है। कोर क्वालिफिकेशंस, अब कोर क्वालिफिकेशंस क्या है देखिए, बैकग्राउंड मैनेजिंग डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स, बैकग्राउंड रहा है डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और प्रोग्राम्स को मैनेज करने से रिलेटेड, एडेप्ट एट मैनेजिंग अर्बन प्लानिंग प्रोग्राम्स एंड पीपल, अर्बन प्लानिंग प्रोग्राम्स और लोगों को कैसे जोड़ा जाए उससे रिलेटेड इनकी एबिलिटी रही है। एबल टू एंटिसिपेट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, यानी कि रूरल टू अर्बन कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, इसके लिए एबल हैं। बैकग्राउंड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑफिस ऑपरेशंस, ऑफिस ऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर का भी बैकग्राउंड रहा है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यह काम अपनी एजुकेशन के दौरान इन्होंने किया है। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, तो ये दिखाते हैं, देखो क्या क्या एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं। स्किल्ड इन गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, उसके अंदर स्किल्ड हैं। क्वालिटी कंट्रोल स्किल है, अर्बन प्लानिंग की स्किल है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट मिटिगेशन एंड रिसर्च, एनवायरमेंट का क्या क्या इंपैक्ट होता है, पर्यावरण संबंधी इंपैक्ट, उसकी स्किल है। अर्बन प्लानिंग की इनको स्किल है। जियोलॉजी हाइड्रियोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स है। साइट एवोल्यूशंस, कहां कैसा डेवलपमेंट करना है, इसकी स्किल की इनको नॉलेज है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टूल्स, इस डेवलपमेंट के लिए जो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो चाहिए उसकी इनको नॉलेज है। साइंटिफिक एंड बिजनेस ग्रांट राइटिंग, वैज्ञानिक और बिजनेस ग्रांट जो होती है वो उससे रिलेटेड जो राइटिंग है उसका भी इनको नॉलेज है, उसकी भी स्किल इनके अंदर है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, लीड कोऑर्डिनेटर for the daily processing of thousands of checks for payment and the mailing of confidential reports, meeting strict deadlines and avoiding late fees। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या क्या हैं, एक्सपीरियंस भी है। लीड कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं फॉर द डेली प्रोसेसिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चेक्स, रोज जो कई जो चेक्स आते हैं पेमेंट्स के, और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की मेलिंग, मीटिंग स्ट्रिक्ट डेडलाइंस वगैरह लिखने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या स्किल्स हैं, designed a waste management program involving Recycle Ann Arbor and a major book company intended for the efficient handling of tons of papers, cardboards, plastic, metal and glass, achieving net saving of $20,000 per building annually and reducing company disposal obligations। यह भी स्किल है। और क्या स्किल है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को इन्होंने डिजाइन किया है, जिसके अंतर्गत ये जो एन आर्बोर, ये देखिए जहां रह रहा है ना ये एन आर्बोर, वहां पे काम करते वक्त एक बहुत बड़ी किताब की कंपनी थी
जिसमें हजारों टन पेपर जो आते थे, खूब टन पेपर आते थे, कार्डबोर्ड होते थे, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास जो होते थे, उनका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, और इस मैनेजमेंट के दौरान पर बिल्डिंग एंड रिड्यूसिंग कंपनी डिस्पोजल ऑब्लिगेशन, यानी कि $20,000 की नेट सेविंग भी इन्होंने की थी इससे। यानी इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसके थ्रू एक बहुत बड़ी बुक कंपनी जो थी उसने ये अचीवमेंट्स उनको इन्होंने दिलाए। मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या हैं? ओवरसॉ ऑपरेशंस ऑफ एन एक्सपेंडिंग रिसर्च लैब, प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज, कमिटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। रिसर्च लैब को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसको विशेषज्ञों को उपलब्ध करवाना, क्वालिटी कंट्रोल, और समय पर जो भी प्रोजेक्ट लिया है उसको पूरा करना। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर इनकी कोई है तो बता सकते हैं कि भाई सीनियर प्रोसेस इंजीनियर सितंबर 2016 टू प्रेजेंट, जीजी कॉरपोरेशन एंड एबॉर मिंक। फिर उससे पहले प्रोसेस इंजीनियर भी रह चुके हैं। अब ये इसी कंपनी में 2016, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल प्रोफेशनल सितंबर 2010 से सितंबर 2012 तक सिटी ऑफ द स्टार्स मिक में, ये कोई जगह है, मिक नाम है उसका। तो अब देखिए 2016 से अगर 2020 तक का माने तो ये तो नंबर 1 हो गया। उसके बाद में 2016 में इन्होंने ये कोई एक जॉब ज्वाइन किया था, ये वाला। उससे पहले 2010 से और 2012, यानी 12 से लेकर 16, 4 साल ये गैप आ गया। और मैंने कहा था ना कि वो भी फंक्शनल रिज्यूम लिख सकते हैं जिनके वर्किंग एक्सपीरियंस के बीच में अगर कुछ गैप है तो इन्होंने बता दिया। फिर ये अपनी एजुकेशन दिखा रहे हैं यहां पे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन्होंने 2015 में किया, जीपीए विद 3.9। अब जरूर देखो, इतना एजुकेशन के लिए इन्होंने बीच में गैप लिया तो बता दिया इन्होंने यहां पर। साउथर्न यूनिवर्सिटी जो भी है, ओकला ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू जहां से इन्होंने किया था। बैचलर ऑफ साइंस एम्फेसिस इकोसिस्टम एनवायरमेंटल बिजनेस, मे 2012, ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी मिंक में। तो देखिए 2012 से लेकर 2016 तक इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, तो वो यहां पर बता दी, इसीलिए इनका ब्रेक लगा है। और नीचे फिर डिक्लेरेशन देना होता है आपको, डिक्लेरेशन मैंने देना बताया था क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिज्यूम की, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे एक एग्जांपल। यहां पर भी इसका एग्जांपल देखेंगे। Combinational resume. A combination resume format emphasizes both skill and accomplishments and recent work history. स्किल भी हैं और रिसेंट वर्क हिस्ट्री दोनों को ही का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर रेफरेंस, ए कॉम्बिनेशन रिज्यूम विल इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ द अदर 2 कॉमनली यूज रिज्यूम फॉर्मेट्स। फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल दोनों होते हैं, आपको बता चुका हूं। This format is good for choice if you are a junior or mid-level candidate with important relevant skills that match the job description. For example, this resume format may be beneficial once you have a few years of work experience after college. जैसे कॉलेज में अपनी एजुकेशन पूरा करने के बाद में आपको थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस भी दिखाया। Using a combination resume format will highlight skills you have acquired as an early career professional and help contact to those skills to your professional experience. प्लस अपनी एजुकेशन को करने के दौरान आपने अगर किसी स्किल को एडॉप्ट कर लिया था, कोई आपकी अगर स्किल है वो भी आप बताइए, और प्लस उसके साथ में आपको जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो भी आप यहां बता दीजिए। यू वॉन्ट टू यूज ए कॉम्बिनेशनल रिज्यूम इफ, कब आपको कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लिखना चाहिए? नंबर 1,
यू आर एन अर्ली कैरियर प्रोफेशनल विथ 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपने अपनी सिर्फ अभी आपको अपने कैरियर में 1 से 3 साल तक का ही अगर अनुभव है, तो उस कंडीशन में आप कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लिखना चूज करें। नेक्स्ट, इफ यू आर ए रिसेंट कॉलेज और हाई स्कूल ग्रेजुएट विथ मिनिमल वर्क एक्सपीरियंस, या अभी अभी अगर आपने मान लीजिए कि अपनी कॉलेज और हाई स्कूल जो भी अपना कोर्स कंप्लीट किया है और बहुत कम आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो थर्ड, यू आर चेंजिंग कैरियर्स और इंडस्ट्रीज। अगर आप कैरियर को चेंज कर रहे हैं, जैसे पहले तो अकाउंटेंट थे, अब आप उसके बाद में मान लीजिए कि अब आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, और चूंकि कैरियर और इंडस्ट्री दोनों चेंज हो रही है, तो आप लिख सकते हैं यू हैव वर्कड विथ ओनली ए फ्यू एम्प्लॉयर्स बट हैव ए कंसिस्टेंट वर्क हिस्ट्री। हो सकता है कि आपने बहुत ही कम या कुछ एम्प्लॉयर्स के साथ में काम किया हो, लेकिन लगातार आप काम कर रहे हैं। यू हैव नो गैप्स इन योर वर्क हिस्ट्री, और अगर आपके मान लीजिए कि वर्क हिस्ट्री में कोई गैप नहीं है, हालांकि उसके लिए तो क्रोनोलॉजिकल लिखा है, लेकिन अगर आपको अपनी स्किल्स भी अगर इसमें ज्यादा दिखानी है, तो कॉम्बिनेशनल रिज्यूम आप ले सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं कॉम्बिनेशनल रिज्यूम, ये भी देख लेते हैं। देखिए, तो डायरेक्ट आपको मैं उन पॉइंट्स पे ले जा रहा हूं। सबसे पहले नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सिंपल समरी, इसके बारे में भी जानते हैं। फिर स्किल्स एंड एबिलिटीज, उसके बाद में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और फिर लास्ट में एजुकेशनल हिस्ट्री। ठीक है, नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, समरी आपको मैंने बता दी, स्किल एंड एबिलिटीज अभी हमने देखी थी फंक्शनल में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता है, एजुकेशन कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। अब इसके कुछ टिप्स हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेट योर की स्किल्स इनटू योर प्रोफेशनल हिस्ट्री सेक्शन। आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्किल्स हैं, उनको आप अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री के सेक्शन में लिखें। While simply listing 1 or 2 word phrases in your resume skills section is helpful. Phrases में लिखें, लंबे चौड़े सेंटेंस में ना लिखें। Weaving these into your professional experience section can help employer relate your qualities directly to a professional setting. अब जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, उस एक्सपीरियंस में अपनी इन प्रोफेशनल स्किल्स को जोड़ते हुए बताने की कोशिश करिए। It can also help them understand how your skills brought value to your last organization. ये आपकी इस चीज में भी मदद करेगा कि कैसे आपकी इन स्किल्स ने आपने जहां पर पहले काम किया था वहां पर उस काम को करते हुए आपकी मदद की थी। ये भी अगर आप बताएंगे तो बेहतर होगा। Prioritize any skills the employer list as required in the job description. ज्यादातर उन स्किल्स को हाईलाइट करिए जिनकी रिक्वायरमेंट जो आपको काम दे रहा है, जो एम्प्लॉयर है, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन की थी। इफ देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग और अदर क्रेडेंशियल लिस्टेड एज रिक्वायर्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, मेक दिस एज क्लियर एंड इजी टू फाइंड एज पॉसिबल। उसने अपने जब जॉब वैकेंसी निकाली थी, उसके अंदर अगर उसने कुछ कोई सर्टेन सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स का अगर उसने जिक्र किया है और अगर आपके पास में वो हैं, तो उनको आप दिखाइए, ज्यादा बेहतर होगा। इंक्लूड ट्रांसफरेबल स्किल्स इफ यू आर चेंजिंग कैरियर्स और इंडस्ट्रीज। ट्रांसफरेबल स्किल्स कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयर्स इफ यू आर मेकिंग ए कैरियर और इंडस्ट्री चेंज। These are usually soft skills that are valuable to employers of all types. ट्रांसफरेबल स्किल्स ये होती हैं कि अगर आप अपना कैरियर और इंडस्ट्री अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि लंबे समय तक तो आपने एज एन अकाउंटेंट काम किया, नाउ यू वांट टू बिकम ए वेब डेवलपर, तो वहां पे जो आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स जो हैं, ऐसी स्किल्स जिनको आप एक कैरियर से दूसरी कैरियर बनाने के लिए भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तब आप ये रिज्यूम लिखिए। अब एक इसका सैंपल देखते हैं। तो इस बार कोई एलेक्स ली हैं, उन्होंने लिखा है, लिखने वाले का नाम, एड्रेस, नंबर 1 था। आपको इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूं पहले भी। ये नंबर 1 सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। ये इनका एड्रेस, ये इनका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, इनका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है।
Summary: a strategically minded and hard working sales associate with 2 years of experience, increasing sales and increasing brand awareness. 2 साल का एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लिखते हैं। एक स्ट्रेटेजिकली माइंडेड पर्सन हूं, हार्ड वर्किंग, सेल्स से रिलेटेड हूं, 2 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स को बढ़ाने के लिए और ब्रांड के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैं ये जॉब ज्वाइन करना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव और समरी स्पेशली बता दिया। स्किल्स: सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स इंक्लूड। सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स में क्या क्या जुड़ा हुआ है? ये कोई एक टेबेल्यू इंटरमीडिएट लेवल, ये शायद कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई प्रोग्राम होगा। एक्सेल इंटरमीडिएट लेवल, शायद मोस्ट प्रोबेबली एमएस एक्सेल के बारे में ही बात कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस वगैरह में ये काफी काम आता है। सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंट्री लेवल, ये भी कोई एक प्रोग्राम होगा जिसका एंट्री लेवल का कोर्स इन्होंने किया हुआ है। टीम प्लेयर या टीम लीडर भी हो सकता है ये, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव, ये सब इसकी स्किल्स हैं। प्रोफेशनल हिस्ट्री इसकी क्या रही है? 2 साल का ये एक्सपीरियंस है, तो ये कह सकता है कि भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर अपन इसको 2020 के सिनेरियो से देखें तो ये इसका 2018 हो जाएगा, अपन इसको मान लेते हैं। L&O फाइनेंशियल सेल्स एसोसिएट अगस्त 2018 से प्रेजेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, 2 इयर्स का। चूंकि ये ओरिजिनली हो सकता है शायद 2018 में, यहां पे अगर बात करें तब तो 2016 मान ले, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से अगर इस सिनेरियो में देखें तो 2018 से लेकर प्रेजेंट, क्योंकि ऊपर इसने दिखाया ना, देखो 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये वाला, तो उसी के हिसाब से आपको डेट्स वगैरह भी देनी पड़ेंगी। यूटिलाइज सेल्स फोर्स टू हेल्प मैनेज क्लाइंट अकाउंट्स, तो सेल्स फोर्स यूटिलाइज करके क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज किया। लर्न एंड यूज वेरियस डाटा एनालिटिक्स टूल्स इंक्लूडिंग एक्सेल एंड टेबेल्यू टू प्रोवाइड डाटा इनसाइट्स, कस्टमर्स के डाटा को मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम सीखे, इनमें काम किया। वर्क कोलैबोरेटिवली with other associates and managers to create new marketing strategies, कोलैबोरेशन में काम किया, कोलैबोरेटिवली काम किया, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, यानी कि ये इसने वर्किंग एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें इसने सीखी, इसने क्या क्या चीजें की हैं, उसका इसने बता दिया यहां पे। फिर इसके बाद में L&O फाइनेंशियल इंटर्नशिप इसने की थी जून 2016 से अगस्त 2016 तक, 2 महीने की। इसमें ट्रेंड ऑन इंडस्ट्री फाइनेंशियल सिस्टम्स, असिस्टेड सेल्स टीम्स विथ डे टू डे ऑपरेशंस, लर्नड स्किल्स इन सेल्स एंड डेवलपिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी उस इंटर्नशिप में इसने क्या क्या सीखा वो बता रहे। एक्सेप्टेड एज फुल टाइम सेल्स एसोसिएट फॉलोइंग सक्सेसफुल इंटर्नशिप, तो उस इंटर्नशिप में इसने क्या क्या चीजें की वो सारी की सारी चीजें इसने यहां बता दी। उसके बाद में अब इसकी एजुकेशनल हिस्ट्री, तो यहां पर इसने इस तरीके से बता दिया, बीए किया कम्युनिकेशंस में, 3.95 जीपीए से इसने किया है, अगस्त 2012 से जून 2016 तक पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर इसने कम्युनिकेशंस में बीए किया है, लेकिन यहां पर ये जॉब इसकी जो दिखा रहा है, यानी कि ये जो अपनी इसने जो जॉब जो किया है, तो मैंने बताया ना कि यहां पर एक, अगर आप अपना कैरियर भी अगर चेंज कर रहे हैं तो भी यहां पे ये जो कॉम्बिनेशनल रिज्यूम जो है ये लिखा जा सकता है। हालांकि कम्युनिकेशंस में भी ये सारी चीजें जैसे देखिए आती हैं। अब यहां पे क्रिएटिविटी, हार्ड वर्किंग, टीम लीडिंग कैसे की जाती है, या जैसे सेल्स और मार्केटिंग जो चीज होती है, यहां पे कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो ये पेपर पढ़ रहे हैं हम बीसीआर का, है ना। तो ये सब चीजें इसने बताई, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसने बता दी। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जल्दी ही आपको मिलेंगे।
ये तो अभी एग्जाम्पल यहां पढ़ाने के लिए है। फिर अवार्ड्स इंक्लूड मैग्ना कम ल्यूड प्रेसिडेंट्स स्कॉलरशिप अवार्ड 2014-2016 में जीता था, एकेडमिक ऑनर्स 2012-2016 में। पढ़ाई के दौरान भी अगर कोई आपका अचीवमेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर इंक्लूड डिबेट टीम कैप्टन 2015 में रहा हूं, स्टूडेंट गवर्नमेंट ट्रेजरर रहा है 2013 से 2014 तक, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इसमें भी इसने काम किया है, और नीचे फिर इसका डिक्लेरेशन आ जाएगा। जो भी डिक्लेरेशन वो मैंने आपको बताया था ना कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में लिखने वाला डेट, प्लेस और नेम एंड सिग्नेचर। तो आपको मैंने यहां लिखे नहीं है, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये मैं आपको पहले क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में बता चुका हूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, बहुत गौर से सुन लेना, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एग्जाम में फंक्शनल या अगर कॉम्बिनेशन रिज्यूम लिखने के लिए कह दिया तो सिर्फ ये डिक्लेरेशन लिख के ही छोड़ दें कि साहब सर ने तो इसके बाद में कुछ भी नहीं लिखवाया था, मेरे को नहीं लिखना। यहां पर दोबारा से एक बार बता देता हूं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह जाए आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये था ना यहां पे डिक्लेरेशन ये वाला, आई solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge, डेट, प्लेस और लिखने वाले का नाम और उसके सिग्नेचर। ये आपको फंक्शनल और कॉम्बिनेशनल रिज्यूम सब में लिखनी ही होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं कवर लेटर की, हाउ टू राइट ए कवर लेटर। तो कवर लेटर में एक बार आते हैं, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, कवरिंग लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। तो फॉर्मेट ऑफ ए कवर लेटर क्या कह रहा है, ये क्या होता है इसका फॉर्मेट। तो कवर लेटर के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं। सिंस ए कवर लेटर इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज ए रिज्यूम, इट मस्ट बी ड्राफ्टेड विथ केयर। तो रिज्यूम के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सावधानी से इसको ड्राफ्ट करना है। A cover letter must give the recipient a person to be interested in you. It must also explain why you are interested in the position and the organization. जो पर्सन आपको हायर करना चाह रहा है वो आपको क्यों हायर करे, और दूसरा आप क्यों इस जॉब और इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, ये आपका कवर लेटर बताता है। कवर लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस ए टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, देयरफॉर दे फॉलो ए सिमिलर फॉर्मेट। जॉब एप्लीकेशंस भी होती हैं और कवर लेटर लगभग एक फॉर्मल लेटर ही है दोनों, इनका फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। गिवन बिलो इज ए बेसिक आउटलाइन फॉर कवर लेटर। अब एक फॉर्मेट की पहले बात करते हैं कवर लेटर की। सबसे पहले लिखने वाले का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, पता ही है आपको, बहुत कॉमन है। उसके बाद में डेट, उसके बाद में डेट देनी है। यहां पे डेट के नीचे लिखना है ये डेजिग्नेशन, डेट के बाद में नहीं। यहां पे इसमें ब्रेक देना भूल गया मैं, डेट के बाद में डेजिग्नेशन, ठीक है। मतलब यहां पे अब ये ब्रेक आ गया, उसके बाद में डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब जिस पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हो। अब वो डेजिग्नेशन जैसे एचआर मैनेजर हो सकता है, या उसका कोई नाम है अगर तो नाम लिख दीजिए, और फिर एड्रेस ऑफ एड्रेसीज, यानी कि जिनको एड्रेस कर रहे हो उनका एड्रेस, कंपनी का नाम, फिर सैल्यूटेशन, सर या मैडम या मिस्टर या मिसेज या मिस जो भी हैं, सब्जेक्ट ये मेंशन करना होता है बाद में। फिर कंटेंट 1 इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, द लीड सेंटेंस शुड स्टेट द पोजीशन यू आर परस्यूइंग, ऑल्सो मेंशन हाउ यू लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटी और द कंपनी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यह होता है कि आपको यह बताना होता है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर जॉब और कंपनी और जो अपॉर्चुनिटी ये दे रही है उसके बारे में आपको कैसे पता चला, रेफरेंस वगैरह जो होता है ना वो। फिर उसके बाद में मेन बॉडी, तो बॉडी के अंदर तो आप जो अब अपनी पूरी बातें हैं, जैसे हाईलाइट द मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर रिज्यूम। पूरा रिज्यूम नहीं, पूरा रिज्यूम ही लिख दोगे तो फिर रिज्यूम लिखने का क्या मतलब हुआ। अपने रिज्यूम में से जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल और एक्सपीरियंस हैं वो कवर लेटर में लिखें। दिस सेक्शन ऑफ योर कवर लेटर शुड कंटेन ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन
ऑफ व्हाट यू कैन ऑफर टू द कंपनी। ये आपको जो रिक्रूटर हैं उनको ये बता देगा कि एग्जैक्टली आप क्या ऑफर कर सकते हैं इस कंपनी को। देयरफॉर यू मस्ट मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बिटवीन योर कैपेबिलिटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसलिए यू मस्ट मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए बिटवीन योर कैपेबिलिटीज, आपकी जो योग्यताएं हैं, सामर्थ्य जो है, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच में। इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए। हाईलाइट एंड एक्सप्लेन क्लियरली हाउ एंड व्हाई योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मेक यू ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। क्लियरली एक्सप्लेन करिए कि क्यों और कैसे आपकी स्किल और एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए आपको सुटेबल बनाती हैं। You must also develop the information in your resume. Don't just repeat it, expand on it. You should try to support each statement you make with some evidence. Use several shorter paragraphs rather than one large block of text. एक लंबा पैराग्राफ लिखने की बजाय कुछ पैराग्राफ्स में अपने पूरे बॉडी के सेक्शन को डिवाइड करके आप दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब, इस जॉब में क्यों इंटरेस्ट रख रहे हैं आप, इसको एक्सप्लेन करिए। And convey your awareness of what the company does to show that you have done careful research already. और इस अवेयरनेस को भी दिखाइए कि मुझे इस कंपनी के बारे में अवेयरनेस है, मैं इस कंपनी के बारे में अवेयर हूं, इसलिए मैं इसमें जॉब करने में इंटरेस्टेड हूं। लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूड योर एप्लीकेशन लेटर बाय thanking the employer for considering you for the position. इस पोजीशन के लिए आपने मुझे बेहतर माना, धन्यवाद दीजिए। इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू विल फॉलो अप। अगर आपकी एप्लीकेशन या कवर लेटर और रिज्यूम के बाद में अगर रिक्रूटर्स आप में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपका फॉलो अप कैसे ले सके, उससे रिलेटेड आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। व्हेन कैन एन इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरेक्शन बी फिक्स्ड, ठीक है, जिससे कि ये पता चल जाए कि भाई आपका इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरेक्शन आपसे कब होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, नेम इन कैपिटल लेटर्स, वही चीजें। सैंपल देखते हैं, देखिए। सेंडर्स एड्रेस लिखने वाले का नंबर 1 बताया था ना आपको, B343 सेकंड फ्लोर, इंदिरा नगर, लखनऊ यूपी। ईमेल एड्रेस भी दे दिया, kavita@abcmail.com, कुछ भी हो सकता है। नंबर 1 इजी। नंबर 2 डेट जुलाई 2020 जो भी हो सकती है। जिसको लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, तो HR मैनेजर डेजिग्नेशन हो गई, एयर एटलांटिक 237 सफदरजंग एनक्लेव दिल्ली। इनको एड्रेस कर दिया। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। किसको, डियर मिस्टर गुरंग कोई हैं, उनको ये एड्रेस करें, सैल्यूटेशन दे दिया। अब देखिए, सबसे पहले रेफरेंस, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड जुलाई 15, 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन एयर एटलांटिक। टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 जुलाई को जो आपका फ्लाइट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला था एयर एटलांटिक में, उसके बिहाफ पर मैं ये लेटर लिख रही हूं। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई डायनामिक कस्टमर सर्विस एंड टीम वर्क स्किल्स विल मेक मी ए स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ योर क्रू। मैं विश्वास रखती हूं कि मेरी जो बहुत अद्भुत जो कस्टमर सर्विस और टीम वर्क स्किल जो हैं वो मुझे आप और भी जो लोग हायर करेंगे या जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसका एक बेहतर एक मेंबर बनने में मुझे हेल्प करेगी, मैं उसकी एक बेहतर मेंबर बन सकती हूं। माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री हैज टॉट मी द वैल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव। अब मेन बॉडी शुरू हो रही है, देखिए यहां पे मेरी जो कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में इसने मुझे सिखाया है कि एक पॉजिटिव इंडिविजुअलाइज सर्विस टू ऑल कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को एक पॉजिटिव इंडिविजुअलाइज सर्विस देनी चाहिए। एज ए रेस्टोरेंट होस्ट आई मेड श्योर टू प्रमोट ईच गेस्ट कंफर्ट एंड वेल बीइंग। एक रेस्टोरेंट होस्ट के जैसे
मैंने ये श्योर किया कि भाई कस्टमर की कंफर्ट और उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रॉपरली मिली चाहिए। एज एन अवार्ड विनिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, I worked one-on-one with customers to ensure that all of their questions about products were answered and that each customer felt listened to. अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट भी बनना है तो फ्लाइट के अंदर जो पैसेंजर्स आते हैं, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो कस्टमर्स, क्योंकि आपकी फ्लाइट की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। तो मैंने आई वर्कड वन ऑन वन विथ कस्टमर्स टू एंश्योर, मैंने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक एक कस्टमर से इंटरेक्ट करके ये बात एंश्योर की कि कैसे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उनका उनको बेस्ट आंसर देना और कस्टमर को लगे कि हां ये हमारी बात सुन रहे हैं। आई वुड ब्रिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड हॉस्पिटैलिटी टू माई जॉब एज ए फ्लाइट अटेंडेंट एट एयर एटलांटिक। तो मैं अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी और इस हॉस्पिटैलिटी यानी मान मनुहार जो करते हैं, इस एबिलिटी को एयर एटलांटिक में एज ए फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी अप्लाई करना चाहती हूं। माई एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ एज ए टीम प्लेयर विल ऑल्सो मेक मी ए स्ट्रॉन्ग क्रू मेंबर। अपनी इन्होंने स्ट्रेंथ भी बता दी कि मेरा एक्सपीरियंस और एक टीम प्लेयर के रूप में जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मुझे मदद करेगी कि मैं एक मजबूत, एक अच्छी क्रू मेंबर बन सकूं। एज ए होस्ट आई हैड टू बी इन constant communication with the wait staff, the kitchen and the management. As a host, मैंने लगातार कम्युनिकेशन स्टाफ के साथ में, किचन मेंबर्स के साथ में और जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनसे मेरा कांस्टेंट कम्युनिकेशन भी था। माई पॉजिटिविटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्ड स्ट्रेंथन आवर टीम्स एफिशिएंसी एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो मेरी जो पॉजिटिव और क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्किल्स को भी इन्होंने बता दिया। हालांकि ये सब चीजें बड़े रूप में तो इनके बायोडेटा में या रिज्यूम में होंगी, लेकिन की जो एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं वो भी यहां पे रिज्यूम में मैंने आपको बताया भी था, वो यहां लिख दिया। आई नो इट वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायनामिक क्रू एट एयर एटलांटिक। मुझे पता है कि एक एयर एटलांटिक का एक डायनामिक क्रू मेंबर बनना मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। I would love the opportunity to speak with you about how my skills and experience would make me an asset to your flight crew. अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे यह बताना बहुत खुशी होगी कि मेरी स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपकी एक फ्लाइट क्रू की एक संपत्ति के रूप में एक बहुत अच्छी कैसे आपके लिए मैं प्रूव हो सकती हूं। I will call you in a week to discuss how I can contribute to Air Atlantic. Thank you so much for your time and consideration. तो अगर आप मुझे बुलाते हैं तो अपना समय आपने मेरे पूरे इसको कवर लेटर को पढ़ने में दिया, मेरे बायोडेटा में आपने इंटरेस्ट लिया, और अगर आप कंसीडर करते हैं तो मुझे आप बुलाइए। सिंसियरली, कंक्लूडिंग पार्ट कविता और कविता वर्मा, सिग्नेचर हो गए, नाम हो गया पूरा। फिर यहां पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग ए कवर लेटर। यूज करेक्ट फॉर्मेट, द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर जैसा ही हमारे को फॉर्मेट लेना है। डू नॉट रिपीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं देनी है, सिर्फ रेलेवेंट की। कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, प्रिसाइसली लिखना है। मेंशन व्हाट पोस्ट और कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। ये जरूर मेंशन करिए कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब कोर्स एंड द कंपनी इंस्टीट्यूशन। ये जरूर एक्सप्लेन करिए कि आप इस जॉब और कोर्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे उसने लिखा ना कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा करके आपको ये बेनिफिट दे सकती हूं, मेरी भी इन स्किल्स का इंप्रूवमेंट होगा। ड्रॉ अटेंशन टू योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। क्यों आप सुटेबल हैं इस पोस्ट के लिए, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने जैसी भाषा ही आपको जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर में लिखनी है। एंड लास्ट है, ले द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर कॉन्टेक्ट। और आगे भी वो आपसे कॉन्टेक्ट करें आपके कवर लेटर और आपके रिज्यूम को पढ़ के,
उसके लिए ग्राउंड वर्क आपको तैयार करना है, यानी उनको इस बात पे मजबूर करना है कि वो आपकी इन चीजों को पढ़ के आगे आपसे कांटेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका था कवर लेटर लिखने का। तो कवर लेटर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं रिज्यूम के साथ में, और हो सकता है कि एग्जाम में भी आपको रिज्यूम के साथ में कवर लेटर लिखने के लिए भी कहा जाए। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे रिलेटेड और भी कई एग्जाम्पल्स आपको आगे हो सकता है वीडियोस के थ्रू या हार्ड कॉपीज के थ्रू आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको और भी एक वैरायटी आपके पास में होगी समझने की। तो दैट्स ऑल फॉर रिज्यूम राइटिंग एंड हाउ टू राइट ए कवर लेटर. Do take very good care of yourself. Have a nice day. Thank you.